नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सिंपल एजुकेशन में। मैं हूं राजेंद्र कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीएफ 2005 के बारे में, जिसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कहा जाता है और इंग्लिश में इसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहा जाता है। दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसका इस्तेमाल शिक्षा व्यवस्था को संचालित करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसे सिर्फ पाठ्य पुस्तकों की संरचना से जोड़कर ही नहीं देखा जा सकता, बल्कि इससे बहुत अधिक है एनसीएफ 2005। तो क्या है एनसीएफ 2005, किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई है इसके अंतर्गत, और हम इसे किस प्रकार समझ सकते हैं, इन तमाम प्रश्नों पर आज हम विचार करेंगे अपनी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि दोस्तों, किसी एक वीडियो के माध्यम से एनसीएफ जैसे दस्तावेज को समझना अपने आप में बड़ा मुश्किल है, परंतु फिर भी हम छोटी सी कोशिश करेंगे। इसीलिए दोस्तों, आपसे अनुरोध करता हूं कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना वक्त जाया किए आरंभ करते हैं अपना अध्ययन एनसीएफ 2005 के बारे में। दोस्तों, एनसीएफ 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसकी रचना 2005 में एनसीईआरटी के द्वारा की गई थी। एनसीईआरटी केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाली एक स्वायत्त निकाय है और इसमें 2005 से पहले की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर दृष्टिपात किया गया था और साथ ही भविष्य में अपनाई जाने वाली शिक्षा व्यवस्था पर भी विचार प्रस्तुत किए गए थे। दोस्तों, एनसीएफ से जो एक बात निकलकर सामने आती है, वह सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब उन 2005 से पहले की शिक्षा प्रणाली का अवलोकन इस दस्तावेज के माध्यम से किया गया, तो पाया गया कि 2005 से पहले प्रचलित शिक्षा प्रणाली की सबसे बुनियादी खामी यह है कि यह पूरी तरीके से रटने की विधा पर आधारित थी, अर्थात ये पूरी तरीके से मेमोराइजेशन पर या रट्टाफिकेशन पर आधारित थी और इसमें समझ के लिए कोई भी स्थान नहीं था। जबकि दूसरी ओर जिस बच्चे के लिए पूरी शिक्षा व्यवस्था को बनाया गया है और जिसके केंद्र में वह बच्चा है जिसके लिए पूरी शिक्षा व्यवस्था की रचना की गई है, उसके दिमाग के लिए, उसके अनुभवों के लिए, एक्सपीरियंसेस के लिए इस व्यवस्था में कोई जगह ही नहीं थी। जबकि एनसीएफ 2005 ने यह विचार प्रस्तुत किया कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को केंद्र में रखकर चले और जिसमें उनके अनुभवों के लिए पर्याप्त गुंजाइश हो। इस प्रकार दोस्तों, हम देखते हैं कि 2005 से पहले जो पाठ्य पुस्तकें भारत में प्रचलित थी एनसीईआरटी के अंतर्गत या सीबीएसई के अंतर्गत, उनमें बुनियादी रूप से कमियों को देखा गया और उस कमी की, उन पाठ्य पुस्तकों की सबसे बुनियादी कमी यह थी कि इसमें बच्चों के अनुभवों के लिए, उनकी समझ के लिए कोई स्थान नहीं था। इसीलिए दोस्तों, सन 2005 में जब ये एनसीएफ आया तो उसके बाद किताबों को फिर से मुद्रित करने का कार्य आरंभ किया गया। तो दोस्तों, सन 2005 में जब एनसीएफ आया तो उसने पाठ्य पुस्तकों को पुनः मुद्रित करने की अनुशंसाएं की और उन अनुशंसाओं को, उन सिफारिशों को, यानी उन रिकमेंडेशंस को हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात या अनुशंसा जो की गई थी वह यह की गई थी एनसीएफ के द्वारा कि पाठ्य पुस्तकें रटने के स्थान पर समझ बढ़ाने पर आधारित हो, क्योंकि 2005 से पहले की पुस्तकें इस आधार पर नकारी गई थी क्योंकि उसमें बच्चों को सिर्फ रटने के ऊपर ध्यान दिया गया था, उनकी समझ के लिए कोई स्थान नहीं था। जबकि एनसीएफ 2005 ने सबसे पहले अनुशंसा यही की कि पाठ्य पुस्तकों की रचना इस प्रकार की जानी चाहिए कि वह रटने के आधार पर ना लिखी जाए, बल्कि वो इस आधार पर लिखी जाए कि बच्चों की समझ को बढ़ाएं। दूसरी अनुशंसा जो एनसीएफ के द्वारा की गई वह यह थी कि पाठ्य पुस्तकें शिक्षक आधारित न होकर बाल आधारित या विद्यार्थी आधारित होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले की जो पाठ्य पुस्तकें थी उसमें देखा गया कि पूरी छवि जो उभर कर आती है वह यह उभर कर आती है कि शिक्षक ही बच्चों को सिखाएगा, जबकि बच्चों के अपने अनुभवों के लिए उसमें कोई गुंजाइश नहीं थी। इसीलिए एनसीएफ 2005 ने इस अनुशंसा को सामने रखा कि पाठ्य पुस्तकें बाल केंद्रित होनी चाहिए, न कि शिक्षक केंद्रित।
तीसरी अनुशंसा दोस्तों यह की गई थी एनसीएफ के द्वारा कि पाठ्य पुस्तकों में जो संकल्पनाएं हम शामिल करते हैं वह मूर्त संकल्पनाएं ना हो, बल्कि वे बच्चों के अपने परिवेश से जुड़ी हुई होनी चाहिए। उदाहरण के लिए यदि हम बच्चों को कोई उदाहरण देते हैं, किसी बात का कोई जिक्र करते हैं, तो यह उनके अपने परिवेश से जुड़ा होना चाहिए, उस दुनिया से जुड़ा होना चाहिए जिस दुनिया से बच्चे आते हैं, ना कि किसी ऐसी दुनिया से जिसके बारे में बच्चों को कोई ज्ञान ही नहीं है। इस तरीके की संकल्पनाओं को बच्चे समझ नहीं पाते हैं या बड़ी मुश्किल से समझ पाते हैं और ज्यादा लंबे समय तक वो उसके ऊपर अपनी समझ को विकसित भी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए एनसीएफ 2005 ने यह मुद्दा सामने रखा कि यदि हम पाठ्य पुस्तकों में बच्चों के परिवेश से संबंधित उदाहरणों को ही रखें तो बच्चे कंटेंट को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं और इसे वे अपने परिवेश के साथ जोड़कर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एनसीएफ 2005 ने जो एक अन्य महत्वपूर्ण अनुशंसा की वह यह है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था गतिविधि आधारित होनी चाहिए। यह सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि बच्चे पढ़ लिख तो बहुत लिए हैं लेकिन गतिविधि के आधार पर वह जीरो होते हैं। इसीलिए एनसीएफ 2005 ने इस अनुशंसा को सामने रखा कि हम बच्चों को जो ज्ञान प्रदान करना चाहते हैं वह गतिविधि आधारित होने चाहिए, बच्चे खुद करके देख सके, ना कि सिर्फ शिक्षक के द्वारा बता दिया जाए कि ऐसा होता है। इसीलिए हमें शिक्षा व्यवस्था को गतिविधि उन्मुख बनाना है, ना कि पुस्तकीय ज्ञान उन्मुख। इसके अलावा एनसीएफ 2005 के द्वारा जो अन्य अनुशंसा की गई दोस्तों वह यह थी कि पाठ्य पुस्तकें और पाठ्य पुस्तकों में वर्णित किया जाने वाला कंटेंट इस प्रकार का होना चाहिए जो बच्चों को, विद्यार्थियों को जागरूक बनाए और उत्सुक बनाए, ताकि वे उस कंटेंट के बारे में और कुछ ज्यादा जानने के लिए उत्सुक हो सके और ज्यादा पढ़ें। ये अनुशंसाएं थी जिनका वर्णन एनसीएफ 2005 के द्वारा पाठ्य पुस्तकों के संबंध में किया गया। दोस्तों एनसीएफ 2005 के द्वारा इन अनुशंसाओं के द्वारा जो एनसीएफ 2005 के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, इन अनुशंसाओं के आधार पर सन 2005 के बाद एनसीईआरटी के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकों को फिर से प्रकाशित करने का कार्य आरंभ किया गया और जो पाठ्य पुस्तकें एनसीएफ 2005 के बाद प्रकाशित की गई उनमें पूरी तरीके से एनसीएफ द्वारा सुझाए गए बिंदुओं का ध्यान रखा गया। और इसका जो प्रमुख दारोमदार था वह यह था कि पाठ्य पुस्तकों को इस प्रकार लिखा जाना चाहिए कि शिक्षा बाल केंद्रित बन सके, चाइल्ड ओरिएंटेड बन सके, ना कि शिक्षा आधारित। इस बात को हम न केवल इन पाठ्य पुस्तकों में जो प्रकरण या कंटेंट शामिल किया गया है उसके रूप में देख सकते हैं, बल्कि पाठ्य पुस्तकों में जो प्रश्न शामिल किए गए हैं उन प्रश्नों के रूप में भी हम इस बाल केंद्रित अप्रोच को देख सकते हैं। क्योंकि इन पाठ्य पुस्तकों में जो प्रश्न शामिल किए गए हैं उन्हें इस रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है कि वे विद्यार्थियों से पढ़े हुए प्रकरण को वापस रिप्रोड्यूस करने के बारे में कहें, बल्कि इनमें जो प्रश्न शामिल किए गए हैं उनमें बच्चों के लिए इतनी गुंजाइश छोड़ी गई है कि वे अपनी समझ के आधार पर उस विषय वस्तु को प्रस्तुत कर सके। इसके लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ वे पाठ्य पुस्तकों के उदाहरणों को प्रस्तुत करें, वे स्वयं अपने निजी जीवन से भी अनेक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये जो नई पाठ्य पुस्तकों की संरचना की गई दोस्तों सन 2005 के बाद, वे पूरी तरीके से एनसीएफ 2005 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुशंसाओं के आधार पर लिखी गई थी। दोस्तों पाठ्य पुस्तकों में या अनेक परीक्षाओं में हम जिस प्रकार के प्रश्न शामिल करते हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जर्मनी के एक विद्वान है एरिक फ्रॉम, जिनकी एक पुस्तक लिखी है महत्वपूर्ण, फियर ऑफ फ्रीडम। अपनी इस पुस्तक में उन्होंने एक महत्वपूर्ण विचार सामने रखा है कि हम जिस तरह का समाज बनाना चाहते हैं उसी से संबंधित प्रश्नों को हम परीक्षाओं में शामिल करते हैं। यदि हम एक प्रजातांत्रिक सरकार या समाज की स्थापना करना चाहते हैं तो प्रश्न पत्रों में पूछे जाने वाले प्रश्नों का स्वरूप ओपन एंडेड होगा। उसमें इस बात की गुंजाइश होगी कि व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर उस प्रश्न का आंसर कर सके। जबकि यदि हम एक तानाशाही या बंधे हुए समाज की रचना करना चाहते हैं तो इस प्रश्नों पत्रों में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो बहुविकल्पीय होंगे, जिनका जवाब हाँ या ना में होगा, सही या गलत में होगा। दोस्तों एरिक फ्रॉम ने अपनी पुस्तक की रचना करने के लिए हिटलर के समय में जर्मनी में पूछे जाने वाले पब्लिक एग्जाम्स का सहारा लिया था और इन प्रश्नों
प्रश्न पत्रों में जो प्रश्न शामिल किए गए थे उसके आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला था कि हम जिस प्रकार के समाज की रचना करना चाहते हैं उसी से संबंधित और उसी प्रकार के सवालों को हम परीक्षाओं में पूछते हैं। और इसके आधार पर उनका यह मानना था कि हिटलर का तानाशाही रवैया ऐसे ही समाज में पनप पाता है जो एक बंद समाज होता है, जिसमें व्यक्ति के अनुभवों के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती और उसमें सवालों को हाँ या ना, सही और गलत जैसे रूपों में प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों, यदि इस आधार पर हम सन 2005 के बाद भारत में प्रकाशित होने वाली पाठ्य पुस्तकों के ऊपर दृष्टिपात करें तो हम 2005 से पहले की पाठ्य पुस्तकों में और 2005 के बाद प्रकाशित होने वाली पाठ्य पुस्तकों में बुनियादी अंतर देखते हैं। इनमें सबसे बड़ा बुनियादी अंतर यह है कि सन 2005 के बाद जो पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं वे विद्यार्थी केंद्रित हैं, छात्र केंद्रित हैं और इसमें इन पाठ्य पुस्तकों में इस बात का पर्याप्त ध्यान रखा गया है कि इनमें विद्यार्थियों के अनुभवों के लिए पर्याप्त गुंजाइश बचे और इसके लिए जो प्रश्न पाठ्य पुस्तकों में शामिल किए गए हैं और उन प्रश्नों को प्रस्तुत करने के लिए जिन शब्दों का चयन किया गया है वे विद्यार्थियों को पर्याप्त स्थान देते हैं कि वे अपनी पाठ्य पुस्तकों की अपने प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए अपने अनुभवों को इसमें शामिल कर सकें। दोस्तों, यह तो बात थी विद्यार्थियों की जिन्हें एनसीईआरटी में एक ऐसे विद्यार्थी के रूप में या शिक्षा प्रक्रिया के एक ऐसे कारक के रूप में देखा गया था जो अपने ज्ञान की प्रक्रिया का निर्माण स्वयं करता है और उसके अनुभवों को शिक्षा व्यवस्था में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अब दूसरा सवाल यह आता है कि एनसीईआरटी 2005 में शिक्षक की क्या भूमिका उभर कर सामने आती है, क्योंकि शिक्षक भी शिक्षा प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण तत्व है और अब तक की शिक्षा प्रक्रिया के इतिहास को अगर हम देखें तो अब तक शिक्षक ही सबसे प्रभावी कारक रहा है शिक्षा प्रणाली का। अब तक की शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत सिर्फ शिक्षक को ही शिक्षा प्रणाली की धुरी माना जाता था और बच्चे को एक कोरी स्लेट के रूप में देखा जाता था। सन 2005 से पहले की शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों बच्चों को एक ऐसी कोरी स्लेट के रूप में देखा जाता था जो स्वयं कुछ नहीं जानता था और जिसके ऊपर सिखाने का सारा दारोमदार शिक्षक के रूप में होता था। और इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली में बच्चों के अपने अनुभवों के लिए किसी प्रकार की कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी। लेकिन दोस्तों, 20वीं शताब्दी में यूरोप में मानवतावाद नाम से एक आंदोलन चला। इस मानवतावादी आंदोलन ने शिक्षा व्यवस्था को भी पूरी तरीके से प्रभावित किया और शिक्षा व्यवस्था को लेकर इस आंदोलन में यह विचार प्रस्तुत किया गया कि यह पूरी शिक्षा प्रणाली अर्थात बच्चों के बारे में जिस बच्चों के लिए रची गई है उसके अनुभवों के लिए हमारी शिक्षा प्रणाली में कोई स्थान ही नहीं है। और इसने व्यवहारवाद, जिसे बिहेवियरिज्म कहा जाता है, व्यवहारवाद की उस चिंतन की भी आलोचना की जिसमें जानवरों के ऊपर प्रयोग करके मानव के बच्चों के ऊपर उसको लागू किया जाता था। तो मानवतावादी आंदोलन ने इस बात का पुरजोर विरोध किया कि हम मानव के बच्चों को के सीखने के लिए जानवरों के ऊपर प्रयोग करते हैं और जानवरों के ऊपर प्रयोग करके जो निष्कर्ष निकालते हैं उन्हें इंसान के बच्चों के ऊपर लागू कर देते हैं। यह सही बात नहीं है। इसीलिए मानवतावादी आंदोलन ने शिक्षा व्यवस्था को, शिक्षा प्रक्रिया को भी प्रभावित किया और इसमें सुधार की गुंजाइश को और पहल को शुरू करने के लिए आवाज उठाई। दोस्तों, इस मानवतावादी आंदोलन ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग की और इसके अंतर्गत माना गया कि जिस बच्चे को आज तक हम यह मानते आए हैं कि वह स्वयं कुछ नहीं जानता, उसके पास अपने अनुभव है और अपने अनुभवों से वह पहले ही अपनी एक दुनिया का निर्माण कर चुका होता है। जरूरत इस बात की है कि हम उसके अनुभवों को शिक्षा प्रक्रिया में, अपनी कक्षा की परिचर्चा में उसको उसका हिस्सा बनाएं। इसीलिए मानवतावादी आंदोलन ने बाल केंद्रित शिक्षा की बात की। दोस्तों, जब मानवतावादी आंदोलन परवान चढ़ गया और अपनी अनुशंसाओं में यह सफल रहा, इसने लोगों के दिमाग को झकझोर कर रख दिया कि हम वास्तव में कर क्या रहे हैं। हम मानव के बच्चों को सिखाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, वो भी टेस्टिफाइड लैब में, और वो भी जानवरों के ऊपर, और उन एक्सपेरिमेंट से जो निष्कर्ष निकलते हैं उनको हम बच्चों के, इंसान के बच्चों को सिखाने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। इस बात ने तत्कालीन जगत को प्रभावित किया और इसके परिणाम स्वरूप जो शिक्षक पाठ्यक्रम होते हैं उनमें बाल केंद्रित नाम का एक विषय आरंभ किया गया। इस बाल केंद्रित विषय या बाल
मनोविज्ञान नामक विषय में जो टॉपिक शामिल किए गए थे वे मुख्य रूप से उन सिद्धांतकारों के सिद्धांत थे जिन्होंने अपने सिद्धांतों में दिखाया था कि दरअसल मानव के बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। अनेक विद्वानों ने इस प्रश्न पर अपना विचार किया है कि किस प्रकार मानव के बच्चे सीखते हैं, और अनेक सिद्धांतकारों ने यह दिखाया है कि इंसान के बच्चे या बच्चा स्कूलों में जाने से पहले ही अपने अनुभवों के आधार पर अपनी एक दुनिया का निर्माण कर चुका होता है। इनमें जियां पियाजे, अब्राहम मैस्लो, वाइगोस्की, एरिक एरिक्सन, कोलबर्ग जैसे विद्वानों का नाम लिया जा सकता है, जिन्होंने अपने मनोवैज्ञानिक प्रयोगों में दिखाया है कि जिस बच्चे को अब तक कोरी स्लेट के रूप में देखा गया है वह दरअसल बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि स्कूल में आने से पहले ही वह अपने अनुभवों के आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण कर चुका होता है, एक दुनिया का निर्माण कर चुका होता है। अब जरूरत इस बात की है कि उसके अनुभवों को कक्षा की परिचर्चा का हिस्सा बनाया जाए, और इन तमाम सिद्धांतकारों के विषयों को चुनकर दोस्तों बाल मनोविज्ञान या चाइल्ड साइकोलॉजी नामक विषय में शामिल किया गया। सवाल यह है दोस्तों कि यह बदलाव क्यों किया गया। यह बदलाव इस उम्मीद को ध्यान में रखकर किया गया कि एक कक्षा में जब शिक्षक बच्चों के सामने जाता है तो कम से कम उसे इस बात की जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि जिस बच्चे से उसका आमना सीटेट परीक्षा में दोस्तों बाल मनोविज्ञान पर आधारित लगभग 30 अंकों का एक पूरा खंड शामिल किया गया है, और इसको शामिल करने का उद्देश्य यही है कि एक व्यक्ति जो शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर एक कक्षा में प्रवेश करेगा जहां उसका आमना सामना उन बच्चों से होगा जो पहले ही अपने अनुभवों के आधार पर अपनी एक दुनिया का निर्माण कर चुके हैं, किस प्रकार उसे उन बच्चों को समझना है, और इसके लिए उन तमाम सिद्धांतकारों के सिद्धांतों पर आधारित प्रश्नों को किया जाता है जिन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर इस बात को समझा था कि किस तरह से बच्चे अपने अनुभवों से अपनी दुनिया का निर्माण करते हैं। दोस्तों इसके अलावा एनसीएफ को हम एक अलग नज़र से भी देख सकते हैं। एक विद्वान हुए हैं समाजशास्त्री लुई अल्थुसर, जिनका एक प्रसिद्ध निबंध है विचारधारा और राज्य के उपकरण, आइडियोलॉजी एंड स्टेट्स टूल। अपनी इस निबंध में लुई अल्थुसर ने दिखाया है कि किसी भी राज्य के पास शासन करने के लिए 2 प्रकार के अधिकार होते हैं, स्रोत होते हैं जिनके माध्यम से राज्य शासन कर सकता है। इनमें पहला होता है बल प्रयोग, जिसके अंतर्गत हम पुलिस सेना को देख सकते हैं, और इनका प्रयोग राज्य अक्सर अपनी बात को मनवाने के लिए या असामाजिक तत्वों को नियंत्रित करने के लिए करता है। लेकिन लुई अल्थुसर का मानना है दोस्तों कि दूसरे प्रकार के जो उपकरण हैं जिनको उन्होंने विचारधारा का नाम दिया है वह शासन करने के लिए एक महत्वपूर्ण आयाम है। उनका मानना है कि कोई भी दल या कोई भी राज्य वैचारिक उपकरणों पर नियंत्रण किए बिना लंबे समय तक शासन नहीं कर सकता, और वैचारिक उपकरणों का जो प्रयोग किया जाता है वह मुख्य रूप से पाठ्य पुस्तक और एनसीएफ के माध्यम से किया जाता है। हर राजनीतिक दल की, हर सरकार की अपनी एक विचारधारा होती है, और पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से यही विचारधारा शिक्षक के माध्यम से बच्चों में या विद्यार्थियों में आरोपित करने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों यदि हम हिटलर जैसे तानाशाही शासकों के बारे में देखें और तानाशाही शासन का अध्ययन करें तो वहां भी हम देखते हैं कि विचारधारा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एरिक फ्रोम ने अपने अध्ययन में दिखाया है कि हिटलर ने शासन करने के लिए जब उसको शासन की सत्ता सौंपी गई तो सबसे पहले पाठ्य पुस्तकों को परिवर्तित करने का कार्य किया गया। पाठ्य पुस्तकों को हिटलर के नजरिए से लिखा गया और यह काम सिर्फ 2 महीने के भीतर कर दिया गया। 2 महीने के भीतर पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से छापा गया, जिसका उद्देश्य यह था कि विद्यार्थी यह जान सके कि उन्हें किन गुणों से परिपूर्ण होना है। तो दोस्तों लुई अल्थुसर ने दिखाया है कि लंबे समय तक शासन करने के लिए हम बल प्रयोग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि लंबे समय तक यदि हम शासन करना चाहते हैं तो आवश्यक है कि हम राज्य के विचारधारा के उपकरणों का इस्तेमाल करें। इसे हम भारत की राजनीति में भी देख सकते हैं। दोस्तों इंदिरा गांधी के समय में से पहले जो शिक्षा था वो समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल नहीं था, वह राज्य सूची के अंतर्गत शामिल था। लेकिन 1977 ईस्वी में जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी तो उन्होंने सबसे पहला कार्य यही किया था कि शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची का हिस्सा बनाया गया था। उसके पीछे का जो तर्क है हम लुई अल्थुसर के इसी निबंध में देख सकते हैं
कि बिना वैचारिक उपकरणों पर नियंत्रण स्थापित किए हुए कोई भी राजनीतिक दल लंबे समय तक शासन नहीं कर सकता। तो दोस्तों, एनसीएफ 2005 के बारे में ये थे मेरे थोड़े से विचार। हालांकि किसी एक वीडियो के द्वारा एनसीएफ जैसे बड़े दस्तावेज को प्रस्तुत कर पाना असंभव है। मैं मानता हूं कि बहुत सारी इसमें अभी चीजें रह गई हैं जिन्हें हमें कवर करना चाहिए और जिनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसका प्रयास मैं दोस्तों आगे की अपनी किसी वीडियो में करूंगा। फिलहाल यहां पर मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूं, और वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन पर। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।